हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशिष्ट मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। इस वीडियो में मैं सीक्वेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जिन जिन टूल्स की हमें ज़रूरत है, पहले हम वो देखेंगे। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस ए एन। फिर सीक्वेंस ए एन को डिनोट किया जाता है इन 3 तरीकों के साथ। यानी अगर आपको इन 3 में से कोई नोटेशन दिखती है, उसका मतलब होगा सीक्वेंस एएन। और अगर आपको सिंपल एएन दिखता है, तो ये डिनोट करता है सीक्वेंस की nth टर्म को। और यहाँ पे जो n होता है, वो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। अब हम देखेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। यानी अगर हमें प्रूव करना हो कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन। अब अगर मान लो इसकी टर्म्स में लिखूंगा, तो सबसे पहले एन को हम 1 रखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। एन को 1 रखने पे हमें 1 मिलेगा। फिर एन को 2 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। फिर एन को 3 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। सो ऑन, ऐसे हमें इसकी टर्म्स मिलती जाएगी। अब ये वाली जो पहली टर्म है, ये क्योंकि n को 1 रखने पे मिली है, यानी ये a1 होगी फर्स्ट टर्म। ये वाली टर्म हमारी a2 होगी सेकंड टर्म। और ये वाली टर्म हमारी a3 होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो a2 है वो a1 से बड़ा है, a3 है वो a2 से बड़ा है। इसी तरह से a4 जो होगा वो a3 से बड़ा होगा, सो ऑन, ऐसे ये सीक्वेंस चलेगी। यानी इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जो टर्म बाद में आ रही है, जैसे A2 A1 के बाद आ रहा है, बाद में आने वाली टर्म उससे पीछे वाली टर्म से बड़ी है। और ऐसा सीक्वेंस के हर टर्म के लिए हो रहा है। और अगर ऐसा सीक्वेंस के हर टर्म के लिए हो कि बाद में आने वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी हो, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, मान लो हमारे पास दो टर्म्स है, एक nth टर्म है, एक n प्लस 1th टर्म है। अब यहाँ पे क्योंकि n जो है वो n प्लस 1 से छोटा होता है, an जो टर्म है वो पहले आएगी, an प्लस 1 बाद में आएगी। अब इंक्रीजिंग होने के लिए बाद वाली टर्म को बड़ा होना पड़ेगा पीछे वाली टर्म के, या फिर इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि an प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है an के। और ऐसा हो रहा है फॉर ऑल n। फॉर ऑल n का क्या मतलब है, अगर आप n को 1 रखेंगे तो यहां से मिलेगा a2 इज ग्रेटर देन a1। n को अगर आप 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 1 यानी a3 इज ग्रेटर देन a2। इसी तरह से आप रखते जाएंगे, यानी आपको सीक्वेंस की हर बाद में आने वाली टर्म उससे पीछे वाली टर्म से बड़ी मिलेगी। इस केस में सीक्वेंस an को हम कहते हैं फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मान लो आपको प्रूव करना है कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो कैसे प्रूव करेंगे। आपके पास उस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। आप क्या करेंगे, आप उसकी n प्लस 1th टर्म निकालेंगे, उसमें से an को माइनस करेंगे। वो अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता है फॉर ऑल n, तब आप बोलेंगे कि सीक्वेंस an जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये कंडीशन आपको कहां से मिली, यहाँ पे अगर मैं an को लेफ्ट साइड लेकर जाऊं तो ये कंडीशन हमें मिलेगी। तो इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि an प्लस 1 माइनस an ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल n। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड हमारे पास है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, इसमें मान लो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, तो ये बड़ी टर्म होगी। इसके बाद की टर्म इस a1 के इक्वल या इससे छोटी होगी। इसके बाद की टर्म a2 के इक्वल या उससे छोटी होगी। यानी बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर इसको जनरलाइज करें, तो ये टर्म हमारी पहले आएगी, nth टर्म। और ये वाली टर्म nth टर्म के बाद आएगी। तो बाद वाली टर्म यहाँ पे या तो इक्वल होगी या फिर छोटी होगी पहले आने वाली टर्म से। और ऐसा होना चाहिए हर n के लिए। तो ये कंडीशन होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की। और अगर आपको प्रूव करना हो कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, an प्लस 1 में से an को माइनस करेंगे। अगर इसकी वैल्यू हमें लेस देन इक्वल टू 0 मिलती है फॉर ऑल n, तब हम बोलेंगे सीक्वेंस an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये कंडीशन हमें यहीं से मिली अगर हम an को इस तरफ लेकर जाएंगे।
तो बेसिकली डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए ए एन आपके पास दिया होगा nth टर्म, आप n प्लस 1th टर्म निकालेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद ए एन प्लस 1 माइनस ए एन फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 मिलती है फॉर ऑल एन, तब हम बोलेंगे सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है सीक्वेंस ए एन और इसकी nth टर्म है ए एन। अगर इस सीक्वेंस के लिए वहां पे एग्जिस्ट होते हैं दो रियल नंबर h और k। एग्जिस्ट होने का मतलब है कम से कम एक एक h और k हमें मिल जाएं जो कि रियल नंबर होंगे, सच दैट कि जो ए एन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h एंड लेस देन इक्वल टू k होगा फॉर ऑल एन। यानी सीक्वेंस की अगर हर टर्म हमें ग्रेटर देन इक्वल टू h एंड लेस देन इक्वल टू k मिलती है, तब हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस ए एन है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, जहां पे k होगा अपर बाउंड सीक्वेंस का और h होगा लोअर बाउंड सीक्वेंस का। बाउंडेड सीक्वेंस को दो पार्ट में आप सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है बाउंडेड अबव, एक होता है बाउंडेड बिलो। अब मान लो किसी सीक्वेंस ए एन के लिए एक ऐसा एच एग्जिस्ट करता है कि सीक्वेंस की सारी टर्म उस एच के इक्वल या उससे बड़ी हो, तब हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंस लूं ए एन इक्वल टू एन, अब इसकी टर्म्स क्या होती है 1 2 3 सो ऑन। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन की सारी टर्म्स है वो 1 के इक्वल या इससे बड़ी है, यानी ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एन। तो यहां पे हमें एच मिल गया, एच रहेगा लोअर बॉन्ड यहां पे। तो जहां हमें लोअर बॉन्ड मिलता है ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और इसी तरह से हमें अगर अपर बॉन्ड मिल जाए, यानी एक ऐसा के एग्जिस्ट कर जाए कि सीक्वेंस की सारी टर्म उस के इक्वल या उससे छोटी हो, तब हम कहते हैं वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन इक्वल टू 1/n। अब इसकी अगर टर्म्स आप देखेंगे, n को 1 रखेंगे पहली टर्म 1 मिलेगी, n को 2 रखेंगे 1/2 मिलेगा, n को 3 रखेंगे 1/3 मिलेगा, सो ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस की सबसे बड़ी टर्म है वो है 1, बाकी टर्म इससे सारी छोटी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस की टर्म है ए एन वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एन, यानी सीक्वेंस की सारी टर्म ए एन 1 के इक्वल या इससे छोटी है। तो यहाँ पे हमें अपर बॉन्ड मिल गया, अपर बॉन्ड 1 है, बाकी टर्म इसके इक्वल या इससे छोटी है सारी। तो ऐसी सीक्वेंस को कहा जाता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है ये। अब इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस आपके पास है जो मोनोटोनिक है और साथ में वो सीक्वेंस बाउंडेड है, ऐसी सीक्वेंस फिर हमेशा कन्वर्जेंट होती है। यानी ए सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हो कि शो दैट अ गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसे मोनोटोनिक प्रूव करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उसके बाद उसे बाउंडेड प्रूव करेंगे। अगर वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो गई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट। हमें प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है। अब इस सीक्वेंस में जो nth टर्म ए एन है वो हमें दे रखी है, ये वाली, यानी ए एन हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे? ए एन प्लस वन वहां से फाइंड करेंगे और ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस करेंगे। उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी फॉर ऑल एन। फिर हम बोल पाएंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। उसके बाद बाउंडेड के लिए हम ऐसे एच और के ढूंढेंगे कि ए एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के हो और ग्रेटर देन इक्वल टू एच हो फॉर ऑल एन। तो हम यहां से बोल पाएंगे सीक्वेंस ए एन जो है वो बाउंडेड है। और इस थ्योरम का यूज करके हम ये बोल पाएंगे कि सीक्वेंस क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और साथ में बाउंडेड है, तो वो पक्का फिर कन्वर्जेंट होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट, यहां पे मैं nth टर्म को नाम दे रहा हूं ए एन
और nth टर्म सीक्वेंस की दे रखी है 2n-7 डिवाइडेड बाई 3n+2। अब क्योंकि पहले हमें an+1 निकालना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा देयरफॉर an+1 इक्वल टू n की जगह पे n+1 रखेंगे। तो यहाँ पे 2n की जगह n+1 रखना है ब्रैकेट में, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा 2n+2। साथ में आगे -7 है ये वाला, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 2n-5 डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ पे n की जगह पे n+1 इस बार हमने रखना है। तो n की जगह n+1 रखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में n की जगह n+1 रखते हैं, आगे 2 है, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा 3n+3 मिलेगा, साथ में 2 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3n+5। अब हम an+1 में से an को माइनस करेंगे। अब आगे चलते हैं। नाउ an+1 माइनस an हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2n-5 डिवाइडेड बाई 3n+5 माइनस 2n-7 डिवाइडेड बाई 3n+2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच इज इक्वल टू, यहाँ से डिनोमिनेटर हमें मिला 3n+5 इंटू 3n+2। ये जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा इधर और ये जाएगा उस साइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2n-5 इंटू 3n+2 माइनस, और यहाँ पे करली ब्रैकेट में लगा देता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, 2n-7 इंटू 3n+5। अब यहाँ से आगे हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से मिलेगा 6n स्क्वायर। 2n जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो वहां से मिलेगा 4n, आगे मिलेगा -15n और साथ में मिलेगा -10 माइनस। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है। 2n से 3n मल्टीप्लाई हुआ तो 6n स्क्वायर यहाँ मिलेगा। 2n से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो वहां से मिलेगा 10n, -7 3n के साथ मल्टीप्लाई होगा -21n और साथ में -35 यहाँ से मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारा वही रहेगा 3n+5 इंटू 3n+2। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 6n स्क्वायर 4n-15n यानी -11n -10 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो -6n स्क्वायर आएगा। 10n-21n इज -11n, बाहर एक माइनस और है तो +11n हो जाएगा। -35 एक माइनस बाहर है तो +35 हो जाएगा, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी नीचे 3n+5 इंटू 3n+2। अब इसके बाद यहाँ पे 6n स्क्वायर से 6n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -11n + 11n 35 - 10 इज 25। तो यहाँ पे 25 हमें मिला, और नीचे 3n+5 है और 3n+2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25 पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। n जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आता है, यानी ये भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 1 2 3 सो ऑन ऐसी होगी। 3 भी पॉजिटिव है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है, 3n भी पॉजिटिव होगा, 2 भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी फॉर ऑल n। आप n को चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे नेगेटिव कहीं से नहीं आएगा। तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिला? क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे an+1 माइनस an को, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमें मिली फॉर ऑल n। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि an+1 जो है वो ग्रेटर देन होगा an फॉर ऑल n। यानी बाद में आने वाली टर्म जो है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी सभी n के लिए, और ऐसा तभी होता है अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। देयरफॉर सीक्वेंस an इज mi, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब आगे चलते हैं, अब बाउंडेड प्रूव करेंगे हम। सेकंड हमने प्रूव करना था बाउंडेड, और हमारे पास an गिवन था, हियर an इक्वल टू 2n-7 डिवाइडेड बाई 3n+2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे मैं 2n-7 को डिवाइड कर दूंगा 3n+2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे n की पावर 1 है, n की पावर यहाँ भी 1 है, इक्वल पावर है। जब न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल या बड़ी हो तब हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर ही सकते हैं।
अब यहाँ पे 2n है तो मैं 2/3 से जाऊँगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n और प्लस हमें मिलेगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 4/3। 2n से 2n कैंसल होगा और यहाँ पे आगे आ जाएगा -7 -4/3। 7 3 ज़ा 21 -4 यानी -25/3 हमें रिमाइंडर मिलेगा। अब इसे कैसे मैं लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इधर आएगा हमारा डिवाइज़र, इधर रहेगा हमारा क्वोशिएंट जो कि था 2/3 प्लस और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर और रिमाइंडर हमारा था -25/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास 11/2 है, तो अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 5 ज़ा 10 रिमाइंडर 1 रहेगा, तो 11/2 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र, इधर रिमाइंडर और यहाँ पे क्वोशिएंट। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2 हमारे पास आएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा 2/3 ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, -25 और ये वाला 3 मैं नीचे भेजता हूँ, तो यहाँ पे 3 इंटू 3n प्लस 2 यहाँ से हमें ये मिला। अब अगर आप इस टर्म को देखोगे, यहाँ पे 25 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 3n पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, यानी ये पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव है। अगर मैं 2/3 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करूँगा, तो इसकी वैल्यू पक्का 2/3 से कम मिलेगी, क्योंकि 2/3 से कुछ पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है। और ऐसा होगा सभी n के लिए, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला देयरफॉर हम an को सॉल्व कर रहे थे और an हमें मिल गया लेस देन 2/3 फॉर ऑल n, यानी यहाँ पे हमें अपर बाउंड मिल गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सीक्वेंस an बाउंडेड अबव है। अब बाउंडेड बिलो भी करेंगे क्योंकि हमें बाउंडेड प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें k और h दोनों चाहिए। नाउ अब क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस an थी, उसकी nth टर्म हमारे पास थी 2n-7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालूं यानी n को 1 रखूं तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 1-7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 2 और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2-7 3 प्लस 2 यानी -5 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल होके यहाँ से हमें मिलेगा -1। अब क्योंकि एज सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, डिक्रीजिंग के लिए ये वाला। अब क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है और उसकी पहली टर्म -1 है, तो इसका मतलब आगे वाली टर्म्स बड़ी टर्म्स होगी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। पहली टर्म -1 उसके बाद वाली टर्म -1 से बड़ी मिलेगी क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है और ऐसा होगा फॉर ऑल n के लिए। तो हम यहाँ से क्या बोल पाएंगे? देयरफॉर अब हमें क्या मिला? an जो है वो लेस देन 2/3 हमें पहले मिला था, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हमें बाद में मिला और ऐसा हो रहा है सभी n के लिए। तो an के लिए हमें h और k दोनों मिल गए, देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? एज सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड साथ में बाउंडेड, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। क्योंकि हमने वो थ्योरम की स्टेटमेंट देखी है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो साथ में बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस an जिसकी nth टर्म इसके इक्वल है इज कन्वर्जेंट, यानी इस सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट अ गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो आपके माइंड में वही थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए कि मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंट। तो यहाँ भी हम इस सीक्वेंस को पहले मोनोटोनिक प्रूव करेंगे, फिर बाउंडेड प्रूव करेंगे। अगर मोनोटोनिक बाउंडेड ये दोनों हो जाती है तो ये फिर कन्वर्जेंट होगी। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास nth टर्म दे रखी है सीक्वेंस की an इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n-1। अब क्योंकि मोनोटोनिक प्रूव करना है तो हमें an+1 यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से हमें an+1 मिल जाएगा। एक टर्म और इसकी बढ़ जाएगी, 1 प्लस 1/2
प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आगे n की जगह पे हम n+1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 की पावर n की जगह n+1, -1 आगे था, ये कैंसल होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 की पावर n। अब अगर यहाँ पे आप देखें, पावर में 1-1 का डिफरेंस है, 1 के बाद 2 पावर है, तो अगर यहाँ पे n पावर है, इससे पीछे कौन-सी टर्म आएगी? 2 की पावर n-1। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि an+1 में an से एक टर्म और आगे बढ़ जाएगी, तो एक टर्म और बढ़ेगी तो यहाँ पे पावर में +1 हो जाएगा, तो वहाँ से भी हमें 1/2 की पावर n मिलेगा। अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? an+1 से an को माइनस करेंगे। जब हम an+1 से an को माइनस करेंगे, तो यहाँ तक ये कैंसल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1/2 की पावर n, यानी सिर्फ ये वाली टर्म। अब क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर को बिलॉन्ग करता है, इसकी वैल्यू हमेशा हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी फॉर ऑल n। आप n को 1 रखेंगे 1/2 मिलेगा, 2 रखेंगे 1/2 स्क्वायर मिलेगा, तो हमेशा आपको यहाँ से पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ से हमें मिला देयरफॉर an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि an+1 जो है वो ग्रेटर देन an होगा फॉर ऑल n। यानी बाद में आने वाली टर्म पहले आने वाली टर्म से बड़ी है, और ऐसा सभी टर्म्स के लिए हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। अब आगे चलते हैं। अब हम प्रूव करेंगे बाउंडेड। वेयर अब हमारे पास यहाँ पे nth टर्म दे रखी थी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n। अब अगर यहाँ पे इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जीपी दिखेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कॉमन रेशियो यहाँ पे r की वैल्यू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी हाफ है, इन दोनों का रेशियो हाफ है, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म ये भी हाफ है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो मिल रहा है हमें, और यहाँ पे इस जीपी की टर्म को ऐड किया जा रहा है, यानी जीपी के सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, और जीपी के सम का फॉर्मूला एसएन क्या रहता था? वो होता था a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, r हमारा कॉमन रेशियो होता है, ये जो पावर n है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? विच इज इक्वल टू a की वैल्यू, a है फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 दे रखी है तो यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस आर कॉमन रेशियो हमने देखा 1/2 है, तो 1/2 इसकी पावर जितनी टर्म्स होती है वो पावर में आती है। तो यहाँ पे अगर टर्म्स हम देखेंगे, 2 की पावर 1, यहाँ पे पावर में 1 है, आगे फिर 2 है, आगे पावर में 3 आएगा, और n-1 तक, यानी 1 से लेकर n-1 तक हमारे पास हुई n-1 टर्म्स, और एक टर्म ये वाली भी है, तो यहाँ पे हो जाएगी +1 एक और टर्म, ये कैंसिल होके टोटल टर्म्स यहाँ पे n ही मिलेगी, यानी पावर में यहाँ पे भी n आएगा, और नीचे होगा 1 माइनस r यानी 1 माइनस हाफ। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 की पावर n 1 होता है, नीचे 2 की पावर n मिलेगा, और नीचे 1 माइनस हाफ होता है हाफ। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब यहाँ से क्या मिलेगा? अब ये 2 अंदर जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है 1/2 की पावर n-1, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो n की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हमेशा मिलेगी। और 2 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 2 से छोटी ही हमें मिलेगी फॉर ऑल n, क्योंकि 2 से कुछ माइनस हो रहा है। तो देयरफॉर हम सॉल्व कर रहे थे an को, और वो हमें मिला लेस देन 2 फॉर ऑल n। तो यहाँ पे हमें अपर बाउंड मिल गया, यानी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है। देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव। अब हमने थ्योरम पढ़ी है कि
अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो प्लस साथ में बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। यहीं पे अगर मान लो सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए हमें सीक्वेंस चाहिए होती है बाउंडेड अबव सिर्फ। अगर इंक्रीजिंग हो साथ में बाउंडेड अबव हो तो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी वो कहीं न कहीं से स्टार्ट तो होगी। जैसे मान लो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद वाली टर्म इंक्रीज़ करेगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस से। अब क्योंकि कहीं से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब उस सीक्वेंस की टर्म जहाँ से वो स्टार्ट हुई उसके इक्वल या उससे बड़ी होगी। यानी जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो इनबिल्ट आपकी बाउंडेड बिलो होती है। ऐसे केस में हमें सिर्फ बाउंडेड अबव प्रूव करना होता है। बाउंडेड बिलो वो बाय डिफॉल्ट होती है, यानी वो बाउंडेड बन जाएगी। तो इंक्रीजिंग के केस में आप सिर्फ बाउंडेड अबव प्रूव करेंगे तो उससे भी काम चल पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप डिक्रीजिंग की बात करते हो तो डिक्रीजिंग के लिए हम बाउंडेड बिलो प्रूव करते हैं। डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड बिलो हो तब भी कन्वर्जेंट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब वो कहीं से स्टार्ट हुई हो और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो उसकी बड़ी टर्म आपको मिल जाती है। जैसे मान लो सीक्वेंस की पहली टर्म 1 है, फिर डिक्रीज हुई, हाफ आया, फिर 1/3 आया, तो यहां से स्टार्ट हुई। तो इस सीक्वेंस की सारी टर्म 1 के इक्वल या उससे छोटी होगी। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव होगी। तो बस आपको डिक्रीजिंग के केस में बाउंडेड बिलो प्रूव करना पड़ता है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव प्रूव किया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एज सीक्वेंस an is monotonically increasing and bounded above, therefore it is convergent। तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, इट इज कन्वर्जेंट। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी कह रहा है कि शो करो कि ये जो सीक्वेंस an है जिसकी nth टर्म ये है वो कन्वर्जेंट है। सॉल्यूशन, इसमें भी हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो हम वैसे ही प्रूव करेंगे मोनोटोनिक बाउंडेड कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे गिवन nth term of the sequence is an equal to 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus so on plus 1 upon n factorial। अब मोनोटोनिक चेक करने के लिए हमें a n plus 1 चाहिए होता है, तो यहाँ पे 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, 1 upon 3 factorial plus so on plus 1 अपॉन n फैक्टोरियल, एक टर्म आगे और बढ़ जाएगी n प्लस 1 फैक्टोरियल। n की जगह पे आप n प्लस 1 रखोगे, तो यहाँ पे n था, इसकी जगह n प्लस 1 रखा, तो ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि दो टर्म के बीच में फैक्टोरियल में 1 का डिफरेंस है, 1 के बाद 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 3 फैक्टोरियल के पीछे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो n प्लस 1 के पीछे n फैक्टोरियल आएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, an प्लस 1 में से an को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये n फैक्टोरियल तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, यानी ग्रेटर देन 0 मिलेगी फॉर ऑल n, चाहे कुछ भी n हो, 1 2 3 4 सो ऑन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिल गया कि a n प्लस 1 माइनस a n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली फॉर ऑल n, तो आप बोलेंगे a n प्लस 1 इज ग्रेटर देन a n फॉर ऑल n। आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी आपको मिल रही है और ऐसा हर टर्म के लिए हो रहा है, तो देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सीक्वेंस यहाँ पे इंक्रीजिंग मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे, अब हम बाउंडेड प्रूव करेंगे। नाउ हमारे पास an दे रखा था, nth टर्म 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो ये 1 है उसको मैं लिखूंगा 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो इसको भी मैं 1 लिखता हूँ। आगे 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो इसको लिखूंगा मैं 2 प्लस, अब आगे जो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। लेकिन मैं इसकी जगह पे 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर।
यानी मैंने इसकी जगह पे लिखा 4। अब 4 जो है वो 6 से छोटा होता है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, डिनोमिनेटर आपका 6 था, मैंने उसकी जगह उसे कम करके 4 लिखा। और जब डिनोमिनेटर कम होता है, टर्म बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे, पूरी टर्म का आंसर बड़ा आएगा। तो यानी ये वाली टर्म जो है, वो बड़ी मिलेगी हमें इस वाली टर्म से, क्योंकि 1/3 फैक्टोरियल 1/6 है, और 1/2 स्क्वायर 1/4 हुआ, 1/4 बड़ा होता है 1/6। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये वाली इनइक्वालिटी लगाऊंगा कि आगे जो टर्म्स आ रही है वो बड़ी टर्म्स है। इसी तरह से 1/3 फैक्टोरियल के बाद 1/4 फैक्टोरियल आना था। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी यहाँ से 1/24 मिलना था, लेकिन मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 1/2 क्यूब। 24 की जगह पे मैं 2 क्यूब यानी 8 लिखूंगा। डिनोमिनेटर मैंने कम किया, टर्म बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी आई। प्लस सो ऑन आगे, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1/2 की पावर। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था, जब 3 फैक्टोरियल था तो पावर उसके लिए 2 आई। जब इसके आगे 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल के लिए पावर 3 आई। यानी बेसिकली 4 फैक्टोरियल के लिए पावर 3 आ रही है, 3 के लिए पावर 2 आ रही है, एक कम पावर आ रही है। तो इसका मतलब जब n फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पे पावर n-1 आएगी। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, विच इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से आगे जितनी भी टर्म्स है उन्हें मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n-1। अब यहाँ पे, यहाँ से आगे जीपी का सम फिर से बन गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस, और जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, इंटू 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो यहाँ पे भी हाफ रहेगा, इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी n है, पावर में n आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस हाफ आ जाएगा, और यहां से हमें मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1/2, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। सेम कैलकुलेशन, और यहां से आगे क्या मिलेगा, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से मिलेगा हमें 1 प्लस 2 माइनस 2/2 की पावर n। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 1/2 की पावर n-1। अब ये पॉजिटिव नंबर है, 3 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 3 मिलेगी फॉर ऑल n। n चाहे यहाँ पे कुछ भी रखो आप, हमेशा 3 से कम वैल्यू मिलेगी इस पूरे की। तो अब आपके पास यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर हम सॉल्व कर रहे थे an को, an आपको मिला लेस देन 3 फॉर ऑल n। यानी सीक्वेंस की सारी टर्म 3 से छोटी होगी, 3 अपर बाउंड होगा सीक्वेंस का, यानी हम बोल सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस an इज बाउंडेड अबव, क्योंकि इसमें अपर बाउंड यानी के हमें मिल गया, जिसे हम के कहते थे। अब सीक्वेंस क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी, तो इंक्रीजिंग के लिए बाउंडेड अबव काफी होता है, तो हम यहां से बोल पाएंगे देयरफॉर एज सीक्वेंस an is monotonically increasing and bounded above, therefore sequence an is convergent। सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस an वेयर nth टर्म इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट। इस बार भी हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। सॉल्यूशन, गिवन हमारे पास nth टर्म दे रखी है, an इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास nth टर्म है सीक्वेंस की। पहले हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग जो भी आएगा वो चेक करेंगे। देयरफॉर उसके लिए हमें यहाँ से an प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस सो ऑन, इसी तरह से आगे टर्म्स चलेगी।
और लास्ट में हमें टर्म मिलेगी। हम n की जगह पे n+1 रखेंगे। n की जगह n+1 रखा तो यहाँ पे मिल जाएगा n+1। यहाँ पे n की जगह n+1 रखा तो आगे मिल जाएगा n+2। इससे पीछे वाली टर्म कौन सी मिलेगी हमें? क्योंकि यहाँ पे 2 के पीछे 1 है, 3 के पीछे 2 है, 1 का डिफरेंस है। n+1 के पीछे हमें मिल जाएगा n, n+2 के पीछे हमें मिल जाएगा n+1। और इसके बाद हम an+1 से an को माइनस करेंगे तो यहां तक ये माइनस हो जाएगा पूरा। तो हमें यहां से आगे क्या मिलेगा? देयरफॉर an+1 माइनस an इक्वल टू, यहां से हमें मिल जाएगा 1/n+1 इंटू n+2। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, n+1 ये भी पॉजिटिव है, तो इस पूरे की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगी फॉर ऑल n। देयरफॉर यहां से हमें मिला an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। दिस इंप्लाइज an+1 इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n। तो यहां से हमें क्या मिला? दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हम बाउंडेड प्रूव करेंगे। नाउ हमारे पास nth टर्म गिवन थी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू n+1। अब यहां से इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि यहां से एलसीएम नीचे आ जाएगा 1 इंटू 2 और ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी, यानी वहां से यही हमें मिल जाएगा। अब आगे इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह से आगे इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। और लास्ट में इसे मैं लिख सकता हूं 1/n माइनस 1/n+1। अब यहाँ पे ये माइनस हाफ प्लस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, -1/4 आगे कैंसिल हो जाएगा और ये +1/n पीछे -1/n से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला नेगेटिव आगे वाले पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो रहा है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिला इधर से 1 माइनस 1/n+1। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है और 1 से एक पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हमें मिलेगी फॉर ऑल n। यहाँ पे आप कोई भी n रखो, 1 2 3 4 सो ऑन, 1 से इस वाली टर्म को माइनस करो तो आपको हमेशा 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो an हमारे पास था वो हमें लेस देन 1 मिला फॉर ऑल n, यानी अपर बाउंड हमें मिल गया। an की सारी वैल्यू 1 से छोटी होगी। देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं सीक्वेंस an जो है वो बाउंडेड अबव है। ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। इंक्रीजिंग ऑलरेडी थी, इंक्रीजिंग के लिए बाउंडेड अबव बताना काफी होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहां से एज सीक्वेंस an इज monotonically increasing and bounded above, therefore it is convergent, therefore sequence an is convergent। और यही हमें प्रूव करना था। ये थे सीक्वेंस के कुछ एक क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।